फाइनेंस आपके हो या मेरे, इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, क्योंकि इनसे जुड़ी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप हर बार यही सोचते हैं कि आप उस पैसे को नई तरीके से नए रिटर्न्स के लिए या बेहतर रिटर्न्स के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और उस इन्वेस्टमेंट से आपका कोई गोल भी रहता होगा कि एक हमने गोल सेट कर लिया है, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसी ही इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, इनको लेके अभी अप्रैल में जो नया फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि आपके पोर्टफोलियो को आपको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी ट्री पार्टनर्स के ओनर सिद्धार्थ शर्मा। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सर, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इस नए फाइनेंशियल ईयर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। ये जो नया फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ है 2023-24, ये अपने साथ बहुत चैलेंजेस लेकर आया है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए उनके पैसों को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ऐसे फेजेस ला रहा है जहां इन्वेस्टर्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियोज़ में रिटर्न्स देख सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, इसमें एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो 1.5-2 साल के जो रिटर्न्स नहीं आए हैं पोर्टफोलियोज में, जिसके कारण इन्वेस्टर्स थोड़े निराश थे, क्योंकि उनको तो वही 20-25% देखने की आदत हो गई है ना कोविड के बाद। तो ये जो 0% का या फिर बहुत नेग्लिजिबल रिटर्न्स जो आए हैं पिछले 1.5-2 साल में, ये इस साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम रिटर्न्स को एंटिसिपेट कर लेंगे और एंटिसिपेटेड हैं कि वो रिटर्न्स आ जाएंगे। सो एज इंग्लिश में बहुत राइटली दे हैव सेड दैट द वर्स्ट इज ऑलरेडी ओवर। तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले तो पोर्टफोलियोज के अंदर जो 13 से 15% की जो CAGR ग्रोथ है वो आप पोर्टफोलियोज के अंदर देख पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर पोर्टफोलियोज प्रॉपरली मैनेज्ड है, अगर कोई इन्वेस्टर्स थोड़ा भी साउंड है, एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, वो इकोनॉमी को प्रॉपरली स्टडी कर पा रहा है, तो वो देख पा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है, जो वो यूएस में जहां से उसकी एक वेव चालू हुई थी, उसके कारण अब बहुत सारे देशों ने अपने रेट बढ़ा दिए थे बैंक के, वो रेट साइकिल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जिसके कारण आप देख पाएंगे कि यहां से रेट्स गिरने स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने हाई जो रेट्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। ये तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए थे, अब इन्फ्लेशन तो हो जाएगा कम, अब आगे क्या सवाल है। तो अब इन्वेस्टर्स देख पाएंगे कि सबसे पहले तो उनके इक्विटी पोर्टफोलियोज में रिटर्न आ जाएंगे। दूसरी चीज, जो डेट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो उनको 8, 8.5, 9.25 के आसपास रिटर्न आराम से दे देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ साथ जो गोल्ड है उसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1.5-2 साल में, बिकॉज गोल्ड एक माना जाता है कि इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो है वो कूल ऑफ हो जाएगी 2023-24 में, तो गोल्ड के जो रिटर्न्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे और इक्विटीज के रिटर्न बढ़ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू ये एक एंटिसिपेटेड है कि इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सी कैप में एक तो इक्विटी में एक्सपोजर बहुत ज्यादा लेना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि इक्विटीज अब रिटर्न्स दे देंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं। दूसरी चीज ये कि उसके पास लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जहां वो एक साइड तो लार्ज कैप कंपनीज जो टॉप की क्वालिटी कंपनीज है उसका बेनिफिट ले सकता है, और दूसरा जो मिड कैप है जो इतना टूटा 2022 में 2023 में, उसका वो फायदा उठा पाएगा। तो लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट ले, इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा ले, वहां से पोर्टफोलियो की जो डिजाइनिंग है 2023-24 की, इन मापदंड को देखकर वो अपने इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं उनको बहुत इंक्रीज पा पाएगा। सर, जैसे कि आपने अभी भी मुझे कहा कि गोल्ड का जो रिटर्न है वो आगे जाके कम होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि गोल्ड को अभी गोल्ड का, जैसे अभी गोल्ड ने अपना हाई बनाया था, हाँ। तो अब क्या होता है, कोई भी चीज जब हाई बनाती है, जैसे शेयर मार्केट की हाई आती है, जब शेयर मार्केट एकदम से हाई हो गया था कोविड के बाद, तो तब लोगों ने अचानक से उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, जबकि कहते हैं कि राइट टाइम तब होता है जब वो लो पे हो, लेकिन लो पे तो लोग चले जाना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो में गोल्ड का रखना चाहिए जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहे आगे, क्योंकि गोल्ड नीचे तो जाने से रहा बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कि 50,000 चला जाएगा, तो कितना ऊपर जाने की उम्मीद है उसकी, वो भी एक क्वेश्चन है। देखिए, जहां तक गोल्ड की बात है, और मैंने आपको बताया गोल्ड एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड से एक पार्ट होता है, उसका टैक्सेशन भी ऐसा ही था आज तक, जो कि अब बदल गया है 1 अप्रैल से।
जहाँ तक गोल्ड के एक अफेक्टिव पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग में उनका जो एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो 5-10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी फंड्स हैं हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो गोल्ड अपने पास रखते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम पे वो एंटर करते हैं, और जब उनको लगता है कि गोल्ड अब बहुत महंगा हो गया, अब निकलना चालू करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप निकाल देते हैं गोल्ड में। तो इन दैट केस अगर आपको राइट टाइमिंग नहीं पता कि गोल्ड में कब निवेश करना चाहिए और कब बाहर आना चाहिए, उस केस में आपको ऑटोमेटिक ऐसे फंड्स रखने चाहिए जहां फंड मैनेजर अपने लेवल पर ही गोल्ड को इंट्रोड्यूस करता है और गोल्ड को बाहर निकाल देता है। क्योंकि एक लेमैन के लिए बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि अच्छा अब गोल्ड अपने पीक पे आ चुका है, अब नए हाई बना रहा है या अब लो होगा, तो क्या करना चाहिए, उसके बेचने में उसके क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होंगे। तो इन दैट केस जैसे आपने पूछा कि गोल्ड का क्या सिनेरियो है, 5% से 10% के अंदर आप गोल्ड रख सकते हैं, बट आपको उसको ट्रिम करना पड़ेगा जैसे जैसे गोल्ड अपने हाइक पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि अब उसके नीचे जाने की थोड़ी सी स्टेज स्टार्ट होगी। और जहां तक गोल्ड आप पूछ रहे हैं कि कहां तक जा सकता है, देखिए 5-10% ऊपर नीचे तो हर बार चलता है, क्योंकि वो बहुत कुछ ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यूक्रेन रशिया सेट ऑफ हो गया या नहीं हो गया इशू, या फिर फॉर एग्जांपल जो क्रूड ऑयल है वो कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या चाइना और ताइवान का जो इशू है हांगकांग का, बेसिकली वो इशू सेटल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन इश्यूज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट 5-10% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे एक बैंडविड्थ के अंदर गोल्ड मूव करेगा। सर जैसे कि आपने अभी टैक्स के बारे में बात की कि इस पे टैक्सेस की जो वो इम्प्लीकेशंस है वो चेंज हो गई हैं करेक्ट। 1 अप्रैल से। Correct. तो क्या क्या चेंज हुआ है, सिर्फ गोल्ड पे ही नहीं, मतलब बाकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे क्या क्या बदला है? बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग एफडी से उठकर डेट म्यूचुअल फंड्स में आज तक आ रहे थे, उनका कारण ये था कि डेट म्यूचुअल फंड में 3 साल बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, जिससे उनका जो टैक्स होता था टैक्स एफिशिएंट बन जाता था इंस्ट्रूमेंट। अब 1 अप्रैल से सरकार ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिसके कारण टैक्स का जो एंगल है बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली इन म्यूचुअल फंड्स वो चेंज हुआ। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये एक नॉर्मल आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है कि सरकार ने ये बोला था कि डेट म्यूचुअल फंड्स पे जो एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो अब खत्म हो चुका है। अब उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उनकी जो इनकम टैक्स स्लैब्स, जिस स्लैब के अंदर वो आते हैं, उसी स्लैब में उनको डेट म्यूचुअल फंड पे टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि उनको एफडीज पे देना पड़ता था। इसमें उसने क्लॉज भी जोड़ा है कि अगर उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है तो फंड के अंदर 35% से ऊपर डोमेस्टिक इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए। बट डेट म्यूचुअल फंड में ये थोड़ा मुश्किल है। 35% से ऊपर अगर डेट म्यूचुअल फंड अगर इक्विटी लगेगा तो फिर वो डेट कहाँ रहा, फिर तो वो एक हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आ गया। फिर ये भी है कि जो गोल्ड और जो ऐसे जो इंटरनेशनल फंड्स है उस पे भी जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो उनको पहले मिल रहा था 3 साल का, क्योंकि वो भी डेट टैक्सेशन का पार्ट हुआ करता था, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, मैं एक दर्शकों को समझाना चाहूँगा। तो वो वाला जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिल रहा था, टैक्स का जो टैक्स जिसके कारण कम हो रहा था, वो बेनिफिट भी अब नहीं रहेगा। और जो गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ है उस पे भी जो डेट टैक्सेशन का जो उनको बेनिफिट मिल रहा था 3 साल का, वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो वो जो एक इंडेक्सेशन का जहाँ उनको एक इन्वेस्टर को बेनिफिट मिल रहा था, वो बेनिफिट अब उनको नहीं मिलेगा। मतलब जो छूट अब तक मिल रही थी हाँ, उनके गेन पे उनको, वो Correct. उनकी अब कम हो गई है या खत्म हो गई है सर? वो अब खत्म हो चुकी है। स्पेशली जो पहले ये था कि 3 साल अगर कोई भी पैसा एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रहेगा, जैसे इंटरनेशनल फंड्स के अंदर या गोल्ड के अंदर या डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट का फ़ायदा लेकर उनको जो टैक्स जो पे करना पड़ रहा था वो बहुत कम करना पड़ रहा था। अब लेकिन अब कोई एचएनआई इन्वेस्टर है जिसको 33% एफडी में पे कर रहा है, उसको 33% ही डेट में पे करना पड़ रहा है, और गोल्ड में भी उसको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो फिर सर फिर लोग क्यों आएंगे, ये बताइए कि अगर ऐसा ये जो हमने अभी डिस्कस किया जो टैक्सेशन है, अब लोगों को फिर वो बेनिफिट लोग कैसे कंपेयर कर पाएंगे? इसीलिए बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने कॉन्फ्रेंसेस करी, उन लोगों ने लोगों को जागरूक किया और उन्होंने बोला कि आप हाइब्रिड के अंदर आ जाइए, हाइब्रिड के अंदर आ जाइए, बिकॉज वहाँ पे अभी भी वही रूल्स हैं कि जो इक्विटी का रूल है कि आपको सिर्फ 10% का लॉन्ग टर्म आपको लगेगा, उसमें भी आपको 1 लाख रुपए की छूट है। तो इसलिए जो डेट का जो फ़ायदा जो उनको नहीं मिल पा रहा है इंडेक्सेशन का, अब वो उनको हाइब्रिड के अंदर मिल जाएगा फ़ायदा। इसलिए ये
ये माना जा रहा है कि जो लोग पहले डेट में इन्वेस्टेड थे अब वो ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर लें जहां पे जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का लगे। और इक्विटी का टैक्सेशन ये कहता है कि अगर आपका पैसा 1 साल से ऊपर है तो आपको जो कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा और उसमें भी आपका 1 लाख रुपए की छूट है। जी, तो यानी कि उनका जो फायदा होगा, जो उनके रिटर्न्स आएंगे, उस पे भी आपको सिर्फ 10% का रिटर्न, Correct. 10% का आपको Correct. टैक्स देना बस पड़ेगा। आपको अपनी कैटेगरी बदलनी पड़ेगी। Exactly. डेट से हाइब्रिड में मूव करना पड़ेगा। लेकिन हाइब्रिड में तो फिर रिस्क भी होगा तो उनके लिए, इसलिए थोड़ा सा बढ़ेगा। तो हाइब्रिड में भी आपको वो कैटेगरी चूज करना पड़ेगा जहां पे जो इक्विटी एक्सपोजर है वो कम है और डेट एक्सपोजर ज्यादा है या आपका आर्बिट्राज का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि हमने पहले वाले सेशन में बात करी है आपसे कि हाइब्रिड के अंदर भी 5-6 कैटेगरीज है। तो उसमें जो सबसे लीस्ट कॉन्जर्वेटिव जो मैक्सिमम कॉन्जर्वेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टर को वहां जाना चाहिए जहां उनको रिटर्न्स भी मिलेगा और टैक्स की बेनिफिट्स जो हैं वो भी उनको प्राप्त होगी। तो वो आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स देंगे और आप देख पाएंगे कि आपके जो गोल्स हैं वो भी अकम्प्लिश हो पाएंगे टाइमली। जी, टैक्स तो बदला ही है, लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर में हर कोई कोशिश करता है कि अपने फाइनेंसेस को, अगर वो खराब चल रहे हैं तो उनको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करे। और अभी तो बजट में भी फिर से टैक्सेशन वाला जो 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा और नए वाले में भी बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई है। लोग इसी में बहुत कंफ्यूज है। लोगों को इसमें भी अभी तक कंफ्यूजन उनकी दूर नहीं हो पा रही है कि उन्हें कौन सी स्कीम उनके लिए बेटर रहेगी। ओल्ड रिजीम, सरकार चाहती है कि सब लोग नई रिजीम की तरफ बढ़े, लेकिन लोग उसमें जा नहीं पा रहे हैं, तो सरकार नए नए बेनिफिट्स दे रही है उसके लिए। करेक्ट, जैसे सरकार ने बहुत बेनिफिट्स देने की अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशंस भी किए हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम एक मैंडेटरी बना देते हैं, वहां पे जाइए। बट क्योंकि अभी काफ़ी क्लैरिटी अभी भी रह गई है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जो एटीसी के अंदर जो 1.5 लाख का जो प्रावधान है जहाँ पे टैक्स की बचत हो सकती है, इन्वेस्टर्स को अभी से ही उस बचत का फ़ायदा उठाना चाहिए एटीसी का। उसके 2 बेनिफिट्स हैं, आपके एक तो टैक्स बचेगा और उसमें आपके रिटर्न्स भी जनरेट होंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ईएलएसएस जिसको बोलते हैं सबसे पहले। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि क्या क्या पोर्टफोलियोज़ के अंदर चेंजेस करने चाहिए, तो बिल्कुल पोर्टफोलियोज़ के अंदर ये चेंज करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी मानसिकता बदल दीजिए कि जो 1.5-2 साल में रिटर्न नहीं आए हैं वो इस साल रिटर्न आने के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट्स की ये साइकिल है कि मार्केट्स 1 साल परफॉर्म करते हैं, 1.5-2 साल परफॉर्म नहीं करते और फिर एकदम इतने रिटर्न्स दे देते हैं कि वो 1.5-2 साल का कॉम्पनसेशन हो जाता है। तो इन एनी केस, जैसे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट जो बात करते हैं कि 13 से 15% का रिटर्न्स एंटिसिपेटेड है और आता है, तो वो इन जनरल आता है, तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। और जैसे मैंने बोला, आपको इक्विटी एक्सपोजर्स अब बढ़ा देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज जो इक्विटी ने 1.5-2 साल में रिटर्न नहीं दिए हैं वो इक्विटी रिटर्न देंगे, जहां आप फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप जैसे सेगमेंट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को आप यूज करिए, जहां फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी काम आ रही है, रिलेशनशिप या वेल्थ मैनेजर की भी एक्सपर्टीज काम आ रही है, और वो आपको बहुत सुचारू रूप से आपको एक तो रिस्क कम करेंगे और एट द सेम टाइम आपके रिटर्न्स भी बढ़ाएंगे। और आपने जैसे बोला कि अगर गोल्ड का एक्सपोजर किसी को चाहिए तो हाँ, वो 5% या 10% के आसपास अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड का एक्सपोजर भी रख सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है जहां से आप एक डिसेंट रिटर्न्स 2023-24 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बल्कि मैंने तो कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी सुना है कि जब 2023 आया था तब भी लोग यही कह रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि अभी उतना तो रिटर्न खैर शायद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना हमने कोरोना के बाद देखा था। तो उतना तो एक्सपेक्ट करना एक बहुत नामुमकिन जैसी चीज़ हो गई है फिलहाल तो। और अभी अभी मार्केट जैसे गिरे थे उस टाइम भी लोगों का पोर्टफोलियो, लोगों ने एकदम से, और मैं इस चीज़ को कनेक्ट करना चाहती हूँ कि जैसे भी मार्केट गिरे थे उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, उस लिहाज से दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग में कैसे लाना चाहिए कि मार्केट गिरे हैं, हाँ, उसी वक्त थोड़े दिनों पहले ही गिरे हैं फाइनेंशियल ईयर चेंज होने से, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज भी हो गया, टैक्सेशन चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। तो अब हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले जो मैं एक इन्वेस्टर को एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर 40% का रिटर्न आ जाएगा जो कोरोना काल के बाद जो आया था, तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशंस है जिसके कारण लोगों को एक डीमोटिवेशन का एक दे फील गेटिंग डीमोटिवेटेड।
तो सबसे पहले तो मार्केट में आपको प्लीज अंडर बॉटम लाइन फीचर ये है कि मार्केट का 13 से 15% का रिटर्न है। मार्केट आपको डेफिनेटली रिटर्न देगी अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना बहुत ही हाई लेवल ऑफ ओवर हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो 40% का रिटर्न है वो एक स्पेसिफिक कारण से आया था मार्केट में, क्योंकि तब यूक्रेन आया था, सॉरी तब कोविड आया था। कोविड के कारण मार्केट्स बहुत नीचे गिरे थे और उस गिराव के बाद जब मार्केट्स खुले थे तब बहुत एकदम ज्यादा तेजी से रिटर्न आ गए थे। बट अब जो है, अगर हम अभी की सिनेरियो के हिसाब से बात किया जाए तो अब हम सिर्फ 13 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स है। चाइना खुल गया है, जो चाइना पिछले इतने टाइम से बंद था, तो इमर्जिंग मार्केट्स के जो फ्लोज आते हैं, जब यूएस से वो पैसा आना स्टार्ट होता है, तो पहले वो सिर्फ इंडिया में आ रहा था, अब वो बटेगा, पैसा इंडिया में भी आएगा और चाइना में भी आएगा। तो आप 40% का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि रेट हाइक के कारण अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इसको फैक्टर कर लिया है। तो और आप देख भी सकते हैं, पास्ट में भी जितने भी रेट हाइक्स हुए थे, उसके कारण मार्केट्स गिरे नहीं थे। तो इन दैट केस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, जिसके कारण आपको एक अपनी फीजिबल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, पहली चीज। और जहां तक रीवैम्पिंग की बात है, तो मैं चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियोज के अंदर डेट म्यूचुअल फंड्स ना होकर अब आप अपने हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स रखें, जहां आपको मुआवजा टैक्सेस का बेनिफिट्स भी मिलेंगे और रिटर्न्स भी मिल जाएगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि जो भी टेक्निकल चार्ट्स हैं, पैरामीटर्स, वो ये कहते हैं कि जो इक्विटी में लगाने के लिए जो टेक्निकलिटीज हैं वो फेवरेबल हैं इक्विटीज के लिए। तो अब आप वहां इन्वेस्ट करिए और आप आराम से आप देख पाएंगे कि आपको इस साल के एंड में आते आते रिटर्न्स मिल जाएंगे। हाँ, साल में कुछ वॉलेटिलिटी जरूर होंगी, क्योंकि अभी भी एंटिसिपेट किया जा रहा था कि यूएस अपना एक और रेट हाइक करेगा, बट क्योंकि वहां पे कुछ बैंक्स कोलैप्स कर गए, इसलिए यूएस ने अभी रेट हाइक्स बंद कर दी। इसके कारण इंडिया ने भी अभी जो लास्ट एमपीसी की मीटिंग हुई थी, तो उसके कारण अभी रेट हाइक्स नहीं हुए हैं, और हम देख पाएंगे कि कुछ टाइम तक अभी रेट हाइक्स नहीं भी होंगे। सो इन दैट केस, अगर आप किसी भी कारण से डरे हुए हैं कि अरे अब क्या होगा, मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल चल रही हैं, सो आई वुड जस्ट से दैट द वर्स्ट इज ऑलरेडी ओवर। मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन रशिया वॉर को डिस्काउंट कर दिया है। मार्केट ने फेड अब अपनी रेट हाइक ज्यादा करेंगे नहीं। इनफैक्ट अब दोबारा पैसा जो एफआईआईस के थ्रू जो इतना पैसा निकला है, जो 40 साल में आज तक नहीं निकल पाया था, वो पैसा दोबारा आना स्टार्ट होगा। और एक चीज जो इन्वेस्टर्स को अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि इंडियन मार्केट्स जो अभी तक एफआईआईस के थ्रू गवर्न थे, अब वो नहीं ऐसा है। अब डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी हिस्ट्री में 2022-23 में इतना ज्यादा पैसा निकला है, उसके बाद भी हमारे मार्केट्स हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। आप देख लीजिए इस समय नेस्डैक कितना गिरा हुआ है, उसके कंपैरिजन में सेंसेक्स गिरा ही नहीं, वो रेंज बाउंड मैनर में ही मूव कर रहा है, 57,000, 60,000, 62,000। तो ये तो एक एप्रिसिएशन का एक तरीका है कि इंडियन मार्केट्स अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने रेजिलिएंट हो गए हैं कि उनको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अगर पैसा निकलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बस इतना ही सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना पेशेंस, अपने धैर्य को रखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने एक्सपेक्टेशंस को ठीक रखिए। आपको 13 से 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। और तीसरी चीज ये कि आपको अपनी टैक्स प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आप टैक्स प्लानिंग मार्च में करेंगे तब तक तो मार्केट्स बढ़ जाएंगे, तो टैक्स पे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट रिटर्न्स कैसे जनरेट होंगे? तो अभी जो मार्केट्स अभी थोड़ी सी लल फेज में चल रही है, आप अभी टैक्स प्लानिंग कर लीजिए, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा। और हाँ, एक चीज और, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर बार जब भी मार्केट गिरती है या वॉलेटिलिटी का हमें एक एक्सपीरियंस होता है, तब आपको परचेस करना चाहिए। इसको या तो बॉटम फिशिंग कहते हैं या वैल्यू बाइंग कहते हैं स्ट्रैटेजी। उससे आप पाएंगे कि जो 2-3% या 4% का रिटर्न आपको एडिशनल पोर्टफोलियो में जरूर मिलेगा। और लोगों को मिला भी है। FY 22-23 जिसने यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम जब मार्केट 3-4 बार गिरा, उस समय उन्होंने 51,000 पे परचेस किया, तो 12-13% का तो रिटर्न उनको अभी भी मिल गया। तो द होल आइडिया इज कि जागरूकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक इन्वेस्टर को अपने राइट एक्सपेक्टेशंस को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हैं तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स आएंगे। रिटर्न्स क्यों नहीं आएंगे? रिटर्न्स भी तो मार्केट्स ही जनरेट करते हैं, रिटर्न्स कहीं और से नहीं आते। ये कुछ चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। सर बिल्कुल, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल ईयर चेंज होना,
ये टर्म्स जब आपके पास एक बहुत अमाउंट में पैसा है तो आपको पता है कि ये सब क्या है, कैसे करना है। लेकिन जो इंसान 5 लाख रुपए कमा रहा है साल में, या जो 7 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसको तो फिलहाल इनकम टैक्स का स्लैब ही समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सब चीज़ें बदली हैं, जो टैक्सेशन बदले हैं, शेयर मार्केट में आजकल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये तो सबको पता है। ऑलरेडी 11 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट चल रहे हैं। हाँ, उनमें से एक्टिव वाले लेवल्स कम हैं, बट स्टिल अकाउंट्स हैं तो लोग करेंगे ही इन्वेस्ट। तो पैसा आ रहा है, लोगों के पास है भी पैसा, लोग लगा भी रहे हैं, जिसके पास कम है वो भी लगा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को, मतलब मैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन जानना चाहती हूँ आपसे कि जो लोग एक 7 लाख तक की इनकम पे हैं, वो कैसे अपने टैक्सेस को मैनेज करें, अपने टैक्स बेनिफिट कैसे लें, वो किस चीज में इन्वेस्ट करें जिससे उनको टैक्स का बेनिफिट मिले। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक गलत धारणा थी आज तक कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सिर्फ HNI कैटेगरी के लिए ही है। फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या है? यू आर प्लानिंग योर फाइनेंसेस। तो 7 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो वो भी तो एक फाइनेंस का ही पार्ट है। आपको उसको बस एक प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करना है, प्लान करना है, जो वो आपके लिए बेस्ट तरीके से काम करे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो भी सरप्लस बचता है, चाहे वो 1000 रुपए की क्यों ना बचे महीने का, आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। क्योंकि आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, वो हजार रुपए करते जोड़ते ही जोड़ के आप एक डिसेंट कॉर्पस डेवलप कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि अभी कुछ ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स जो ELSS के अंदर 1.5 लाख रुपए का ATC बेनिफिट ले रहे हैं, वो अभी भी ले। और उसके ऊपर अगर 50,000 रुपए का ATD के अंदर जो NPS का जो एक प्रावधान है, जहां वो 50,000 रुपए तक की अपनी टैक्स में बचत ले सकता है, वो भी अगर वो उस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो उसको भी उसका वो बेनिफिट लेना चाहिए। और रेस्ट ऑफ द मनी आप उसको, अगर उसकी इनकम कम है तो वो SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करे। SIP एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एवरेज आउट होकर आप देख पाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इतना पैसा जुड़ गया, और वो पैसा आपके डिस्पोजल में है, आप कभी भी उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि मार्केट सब रिटर्न जनरेट करेंगे तो SIPs के थ्रू भी रिटर्न्स आएंगे। सो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, आपके रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं, आपके टैक्सेस भी सेव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब इन सब चीजों को अक्यूमुलेट करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ेगा, जहां आप अपने डिसीजन लेके मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो है आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं अपने एक इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़े HNI कस्टमर्स जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, बस उसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए फाइनेंशियल टैक्स को सेव करना भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। हाँ, लेकिन लोगों को वो पता नहीं होता। बिल्कुल, लोगों को इसलिए पता नहीं है क्योंकि जागरूकता कम है। तो आई एम श्योर इस चैनल के थ्रू और इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू लोग जागरूक होंगे और लोग समझ पाएंगे कि हाँ, चाहे वो SIPs करें या लमसम इन्वेस्ट करें या टैक्स को सेव करें, वो सारा फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है। और हाँ, अगर लेट्स से कभी ऐसी स्थिति आती है कि जहां आप पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, आप SIPs को पॉज भी कर सकते हैं। ये फीचर भी कोरोना काल में ही एक इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां पे आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप SIPs को पॉज भी कर सकते हैं और फिर वो स्टार्ट भी हो जाए। जब इन्वेस्टमेंट इतने फ्लेक्सिबल हो चुके हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट्स क्यों ना करें? इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जागरूक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू हैव द इन्वेस्टमेंट्स एट द राइट टाइम। बिल्कुल। तो सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये कि वापस अपने फाइनेंशियल ईयर पे आ जाते हैं कि जो हमारा 1 अप्रैल से सब कुछ बदला है, ऐसे में निवेशकों को अपनी एक एक्सपर्टीज वाली सलाह दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले निवेशकों को यही बोलूँगा कि 2023-24 का जो एक फाइनेंशियल ईयर का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से करें। ज़्यादा घबराने और फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द वर्स्ट इज़ ऑलरेडी ओवर। और मैं अगर कह रहा हूँ द वर्स्ट इज़ ऑलरेडी ओवर, तो मैं इस चीज़ पे अमल भी कर रहा हूँ, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि मार्केट्स में बहुत कुछ प्रॉब्लम थी 2022 में। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडियन मार्केट्स बहुत ओवरली एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो वो कभी भी टूट सकती हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। अब जो इंडियन मार्केट्स हैं वो एक अपने टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से ठीक तरीके से ट्रेड कर रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में इतना सब कुछ बुरा हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पूरा मार्केट डाउन पड़ा हुआ है, बट इंडियन मार्केट्स अभी भी टूटे नहीं। सो इन दैट केस मैं आपको, जो मेरी टिप होगी या जो मेरी सलाह होगी इन्वेस्टर्स के
के लिए वो ये, आप अपने एसआईपीज के थ्रू और लमसम के थ्रू जब भी मार्केट्स गिर रही हैं उसका इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से करें। अपने सेकेंडली अपने जो टैक्सेशन पार्ट है, टैक्स रजीम, उसमें 1.5 लाख का जो छूट है वो उसको आप प्रॉपरली अवेल करें। आप 30 मार्च तक का वेट ना करें, क्योंकि जनरली मेरे पास 30 मार्च को भी क्वेरी आती है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बिकॉज बहुत बार टैक्सेस फाइल नहीं हो पाते टाइम पे, या फिर आपको टैक्स बेनिफिट आप ले नहीं पाते। उसका आप दूसरी चीज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं टैक्सेस का। और तीसरी चीज़ ये, आप अपने एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके रखें। ये अपने में एक बहुत बड़ी टर्म है कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो मैं एक इन्वेस्टर को, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को समझाना चाहूँगा, एसेट एलोकेशन एक ऐसी टर्म है जहाँ पे आपके पास एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में सब कुछ वो है जो होना चाहिए, चाहे वो इक्विटीज़ है, चाहे वो डेट है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो गोल्ड है। ये सारी चीज़ें जितनी जितनी होनी चाहिए एक अफेक्टिव पोर्टफोलियो उसके जनरेट होने के लिए, वो उतना होना चाहिए। तो अगर आप एक अफेक्टिव एसेट एलोकेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपका रिस्क बहुत कम हुआ है, और दूसरी चीज़ आपके रिटर्न्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली आप अचीव कर पाएंगे, जिसके कारण आपके गोल्स अचीव होंगे। और जो निराशा जो 1.5-2 साल से जिसकी लहर दौड़ रही है, वो निराशा खत्म हो जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। और हाँ, हम एसेट एलोकेशन पे बातचीत ज़रूर करेंगे, डिटेल में करेंगे एक्चुअली इस पे बातचीत। और आपको ये शो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे कि सर ने हमें अलग अलग टाइप्स के टिप्स दिए कि नया फाइनेंशियल ईयर बदला है तो अपने टैक्सेस का ध्यान रखें, अपने टैक्सेस को अभी से सेव करना शुरू कर दें, यानी कि अपने टैक्स बेनिफिट्स बिल्कुल अवेल करें। लास्ट डेट का वेट तो बिल्कुल ना करें, सही जगह इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करें, अभी आपको जो जो इन्वेस्टमेंट करनी है उन्हें अच्छे तरीके से एलोकेट कर लें। उन्होंने कहा कि अभी इक्विटी में रिटर्न आने की उम्मीद है, तो देखा जाएगा कि पूरे साल में कैसा रिटर्न आता है। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए या अपने फाइनेंसेस से जुड़े हुए, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर हमें अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए जागरूक बिजनेस।